नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर ऐसी खबरों का एक संकलन लेकर आते हैं, एक कलेक्शन लेकर आते हैं जो आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत काम आते हैं। हमारी यही कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का चयन कर लें जो आपको इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, परीक्षा हॉल में, वहां प्रश्न पत्र में मिल जाए और उससे आपका काम और आसान हो जाए। फिर आइए एक बार ये नजर डाल लेते हैं कि हम आज आपके लिए आखिर क्या लेकर आए हैं। विशेष सत्र में संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। वायुसेना का नया बाहुबली C-295 एयरक्राफ्ट। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हुआ लॉन्च। बिना पासपोर्ट के अब होगी यात्रा। और जाह्नवी की मौत पर हंसता रहा वो पुलिस वाला। और अब खबरें विस्तार से। हम यहां पर बात करने वाले हैं संसद के विशेष सत्र के बारे में। 75 साल की संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा। भारत सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच बुलाया है, जिसका एजेंडा भी अब बता दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा बुलेटिन के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र के पहले दिन संविधान सभा से शुरू हुई 75 साल की अब तक की संसदीय यात्रा पर चर्चा की जानी है। और इस चर्चा के दौरान विशेष विषयों पर जो फोकस किया गया है उनमें 75 साल की इस यात्रा की उपलब्धियां, अनुभव, यादें और इनमें आपने क्या सीखा है ये शामिल है। संसद की चर्चा के दौरान 4 बिल भी सूचीबद्ध किए गए हैं। ये बिल है एडवोकेट संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल, पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त बिल। आइए अब इस विशेष सत्र के बारे में कुछ और जानकारियां मैं आपको बता देता हूं। एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यानी कि उसके एक दिन पहले ही सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को बुलाकर बैठकर बातें करेगी सरकार। और ये जो 5 दिन है संसद का ये सत्र जो विशेष है उसे सुचारू रूप से कैसे चलाया जाए इस पर चर्चा होगी। 5 दिनों का होगा ये विशेष सत्र। 18 सितंबर से शुरू होकर 22 सितंबर तक यह सत्र चलेगा। सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होगा और अगले दिन नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत में जो नया संसद भवन बना है वहां पर अब संसद का कामकाज शिफ्ट होने वाला है। पहला दिन पुराने ही संसद में सारे सांसद बैठेंगे, वही कामकाज शुरू होगा। लेकिन उसके बाद दूसरे ही दिन नए संसद में काम शुरू हो जाना है। विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सरकार के उस ऐलान की जिसमें यह कहा गया है कि अब 75 लाख नए और मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटे जाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने देश की 75 लाख महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में 13 सितंबर 2023 को उज्ज्वला स्कीम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत 75 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शंस बांटे जाने हैं। अभी उज्ज्वला स्कीम का फायदा 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को मिल रहा है और अब नए फ्री कनेक्शंस बांटे जाने के बाद इनकी संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो जानी है। उज्ज्वला योजना मोदी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम में से एक है और देश भर में पिछड़े और गरीब तबके की महिलाओं तक स्वच्छ रसोई ईंधन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से जुड़ी कुछ जानकारियां मैं आपको पॉइंटर्स के रूप में अब और बता देता हूं। ये 75 लाख कनेक्शन अगले 3 सालों में बांटे जाएंगे।
फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर कनेक्शन पर सरकार हर कनेक्शन को 2200 रुपए की सब्सिडी देगी। इस पर सरकारी खजाने से करीब 1650 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। पहला सिलेंडर मुफ्त में भरवाने और साथ में एक गैस चूल्हा मुफ्त देने का पूरा जो खर्च होगा वो पेट्रोलियम कंपनियां खुद उठाएंगी। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 में की थी। इसमें 5 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया गया। सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर देश भर में रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया था। उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं के लिए यह छूट कुल 400 रुपए कर दी गई थी। यानी कि पहले 200 रुपए और 400 रुपए की छूट दे दी गई थी और अब यह ऐलान कर दिया गया है कि 75 लाख नए कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे, जिससे आपके घर में गरीब महिलाओं को स्वच्छ ईंधन प्राप्त हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एयरफोर्स के बारे में। भारतीय वायुसेना को एक नया बाहुबली एयरक्राफ्ट मिलने वाला है। जी हां, इस एयरक्राफ्ट का नाम है C-295। भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक और दमदार ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल होने वाला है। स्पेन के सेविल में एयरबस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सौंप दिया है और इस विमान को स्पेन से लेने के लिए खुद पहुंचे वायुसेना चीफ VR चौधरी। C-295 विमान 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश की हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस विमान को औपचारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल करेंगे। और अब वक्त है इस विमान से जुड़ी जानकारियों को आपको बताने का। स्पेन के साथ 56 विमानों की हुई है डील। भारत सरकार ने 2 साल पहले एयरबस कंपनी के साथ इन 56 विमानों की डील की थी। इनमें से 16 विमान स्पेन से आने थे, जबकि 40 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इनका निर्माण गुजरात के वडोदरा में किया जाना है। एयरबस कंपनी समझौते के तहत 4 साल में 16 विमान देगी। इसका मतलब यह है कि जो एयरबस कंपनी है, इस समझौते के मुताबिक उसे बना बनाया 16 विमान देने हैं और वो वहीं से बन कर आने हैं। भारत को दूसरा C-295 विमान मई 2024 तक मिलेगा। भारतीय वायुसेना को 16 विमान अगस्त 2025 तक मिल जाएंगे। भारत का पहला स्वदेशी 295 विमान साल 2026 तक मिल पाएगा। यानी कि जिन विमानों को हम यहां देश में बनाएंगे, जो स्वदेशी होंगे, यहां के बने होंगे, उनमें अभी वक्त लगेगा और वो पहला विमान जो यहां बनेगा वो 2026 तक ही वायुसेना को मिल पाएगा। अन्य 39 स्वदेशी विमान 2031 तक बनकर तैयार होने की संभावना है और भारत ने यह डील 21,000 करोड़ रुपए में की थी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बच्चों की। यूपी के स्कूलों में बच्चों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है। 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे बच्चे। यूपी में बच्चों को पढ़ाई के प्रेशर से छुटकारा मिलने वाला है। यूपी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का मन बना लिया है और इसके लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को नियमावली तैयार करने का आदेश भी दे दिया है। नई शिक्षा नीति में बच्चों को खेलने का ज्यादा समय मिलेगा और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी बाहर लाने का मौका मिलेगा। वे अपने हॉबी पर काम कर पाएंगे और इससे उनका आध्यात्मिक और सामाजिक विकास भी हो पाएगा। और बच्चों की इस अच्छी खबर के बारे में थोड़ी और जानकारी पॉइंटर्स के रूप में। यूपी के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के समय की सीमा तय कर दी गई है। अब सप्ताह में सिर्फ 29 घंटे ही बच्चे क्लास में बैठेंगे। छात्रों को अब हर रोज सिर्फ 5 से 5.5 घंटे ही पढ़ाया जाना है। 1 महीने के 2 शनिवार उनकी छुट्टी रहेगी और 2 शनिवार को सिर्फ 2.5 घंटे ही क्लास में पढ़ाई होगी। यानी कि बच्चों को 2 शनिवार को छुट्टी मिल जानी है और जो बाकी जो 2 शनिवार बचेंगे वहां पर आपको क्लास में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे ही रहना है।
आम विषयों के क्लास के समय को 45 मिनट से घटाकर 35 मिनट कर दिया गया है, मगर मेन सब्जेक्ट्स के लिए क्लास का जो टाइम है वो 50 मिनट का होगा। इससे छात्रों के ऊपर से पढ़ाई का भार कम होगा और वे परीक्षा को लेकर दबाव भी अब महसूस नहीं कर पाएंगे। यानी यूपी में जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं वहां पढ़ाई करते हैं, उन्हें अब एक नया क्यूरिकुलम मिलने वाला है जिसमें उनके ऊपर अब जो दबाव है पढ़ाई का वो कम होगा। उनके जो घंटे हैं क्लास में बैठने के और जो नंबर ऑफ डेज है स्कूल जाने की वो कम होने वाला है, जिससे वो अपना जो वक्त है वो अलग क्रिएटिव कामों में लगा पाएंगे और समाज के साथ ज्यादा घुल मिल पाएंगे, जिससे उनकी जो पर्सनैलिटी है वो पहले से ज्यादा निखर सकेगी। और अब बात करेंगे स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया लॉन्च। कौशल विकास को तकनीक के सहारे देश भर के युवाओं तक पहुंच सके, इसके लिए सार्थक बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपनी बजट की घोषणा को साकार करते हुए पहली बार सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल बनाया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो देश की विभिन्न भाषाओं में कौशल प्रशिक्षण कराएगा, यानी कि स्किल्स की ट्रेनिंग देगा। साथ ही रोजगार दिलाने में भी युवाओं के लिए ये मददगार साबित होगा। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 सितंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल्स इंडिया लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म का मकसद सभी कौशल विकास पहल को एक मंच पर लेकर आना है, यानी कि इस तरह के जितने भी प्रयास चल रहे हैं स्किल्स डेवलपमेंट के, उन सबको आपको इसी पोर्टल पे लाकर दिया जाएगा। आपको हर तरह की जानकारी, अगर आप स्किल्स की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप अपने आप को ज्यादा एनरिच करना चाहते हैं, टेक्निकल आपको ट्रेनिंग चाहिए होगी, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिलने वाला है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक अनोखा नारा दिया। उन्होंने कहा, कहीं भी कौशल, कभी भी कौशल और सभी के लिए कौशल, यानी जो स्किल्स ट्रेनिंग है वो कहीं भी मिल सकती है, सबके लिए होनी चाहिए और कभी भी मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्लेटफॉर्म कौशल विकास पहल की पहुंच बढ़ाने में काफी मदद करेगी और यह सबके लिए उपयुक्त है, यानी कि काफी मददगार है। हर इंडिविजुअल के लिए, सबके लिए यह मददगार साबित होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल से देश के प्रत्येक नागरिक, खास तौर से 15 वर्ष से अधिक के युवा छात्र को ज्यादा लाभ होने वाला है। यह देश के मौजूदा कामकाज को बेहतर बनाने में मदद भी करेगा। अब आपको मैं थोड़ी और जानकारी पॉइंटर्स के रूप में दे देता हूं। यह प्लेटफॉर्म कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। इसमें विभिन्न भाषाओं में लर्निंग कंटेंट उपलब्ध होगा, यानी कि आपकी भाषा अगर अलग है, आप हिंदी में नहीं, किसी डायलेक्ट में अगर ये सब स्किल्स डेवलपमेंट चाहते हैं या अपनी पसंद की भाषा में अगर आपको स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी है, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में ट्रेनिंग ले पाएंगे। इसमें युवा अपने मोबाइल से eKYC और OTP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। वे इस प्लेटफॉर्म पर किसी भी विद्या में ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी है, कोई नया टेक्निकल आपको इम्प्रूवमेंट करना है, आपको नई जानकारी जुटानी है या अपने आप को एक कुशल कामगार की ट्रेनिंग दिलवानी है, तो आपको यहीं पर ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर 7 समंदर पार से यानी अमेरिका से, लेकिन ये एक दुखद खबर है। जाह्नवी की मौत पर हंसता रहा पुलिस वाला। भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत पर अमेरिकी पुलिस अधिकारी द्वारा मजाक किए जाने के वीडियो सामने आने के बाद सैन फ्रांसिस्को में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि इस सड़क हादसे में जाह्नवी कंडुला की मौत हुई थी और पुलिसकर्मी ने इस घटना को जिस तरह से निपटाया वो बेहद परेशान करने वाला है। इस घटना की जांच की जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जाह्नवी
नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में सिएटल कैंपस में पढ़ती थी। 23 जनवरी 2023 को सिएटल में सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। जानवी थॉमस स्ट्रीट के पास उस वक्त टहल रही थी। जिस कार से जानवी को टक्कर लगी उसे पुलिसकर्मी केविन डेव ड्राइव कर रहा था। टक्कर के बाद पुलिस अधिकारी डैनियल ऑडेरर मौके पर पहुंचते हैं। जानवी का शव देखकर वो ठहाके लगाकर हंसना शुरू कर देते हैं। उसने मजाक करते हुए कहा, शव के बारे में जानकारी दूसरे पुलिस वालों को दी। उसने कहा उसकी कुछ खास कीमत नहीं थी, वह मर चुकी है। ऑर्डरर फिर हंसते हैं और कहते हैं वह एक रेगुलर पर्सन है, बस एक $11,000 का चेक लिख दो। वैसे भी यह 26 साल की लड़की थी, उसकी कुछ खास कीमत नहीं थी। यह पूरी घटना ऑर्डरर के बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसके वीडियो को जारी किया गया और उसी के बाद से भारत में और भारतीय दूतावास ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जारी की और इस घटना की जांच की मांग की है। और अब चलते हैं फिनलैंड। फिनलैंड में बिना पासपोर्ट के भी अब यात्रा हो सकती है। बिना पासपोर्ट के होगी यात्रा। फिनलैंड ने अपने नागरिकों के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला फिनलैंड पहला देश बन गया है दुनिया का। फिनलैंड के फिनिश पुलिस और हवाई अड्डा संचालक फिनोविया के साथ मिलकर डिजिटल पासपोर्ट लॉन्च किया गया है, जिसका ट्रायल 2024 तक चलने वाला है। हालांकि अभी डिजिटल पासपोर्ट का लंदन, मैनचेस्टर और एडिनबर्ग के लिए ही उड़ान भरने वाले फिनिश नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। फिनलैंड में दी गई यह नई सुविधा डिजिटल ट्रैवल क्रेडेंशियल्स फिजिकल पासपोर्ट का डिजिटल रूप है। डिजिटल पासपोर्ट को स्मार्टफोन में स्टोर किया जा सकता है। डिजिटल पासपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों का पालन करता है, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है। जो भी नागरिक डिजिटल पासपोर्ट सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको फिन डीटीसी पायलट डिजिटल ट्रैवल डॉक्यूमेंट ऐप डाउनलोड करना होगा। यात्री को पुलिस के समक्ष रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। उनके उड़ान से 4 से 36 घंटे पहले अपने यात्रा की डाटा फिनिश बॉर्डर गार्ड को भी जमा करना पड़ेगा। एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद यात्री फिनलैंड से यात्रा करते समय अपने डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। यात्री को डिजिटल पासपोर्ट के साथ हेलसिंकी हवाई अड्डे पर अपनी फोटो खींचकर और अपने डीटीसी में स्टोर किए गए पासपोर्ट के साथ अपनी पहचान को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। हालांकि यह एक ट्रायल है और इसीलिए नागरिकों को अपना फिजिकल पासपोर्ट भी साथ लेकर जाना होगा और उसे फिनलैंड और यूके में सीमा नियंत्रण पर स्कैन करवाना होगा। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल साबित होता है तो यात्रियों को भविष्य में फिजिकल पासपोर्ट ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, ऐसे ही खबरों का फिर एक कलेक्शन लेकर आएंगे जो आपको अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत काम आने वाली है। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।